आपकी वाइफ ऑलरेडी कनाडा में है तो आप थोड़ी देर के बाद वो वीज़ा अप्लाई करके आप अपना वीज़ा लगा के जा सकते हो। प्लीज़ स्पाउस ओपन वर्क परमिट में डील करते हैं, स्टडी वीज़ा में डील करते हैं और विजिटर वीज़ा में डील करते हैं। ये तीनों ही कैटेगरीज हैं एंड फॉर ऑल द कंट्रीज़, चाहे वो कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस कोई भी है, तो स्टडी वीज़ा हम सभी में डील करते हैं। सेम फॉर विजिटर वीज़ा एंड स्पाउस ओपन वर्क परमिट दैट इज स्पेसिफिक फॉर कनाडा। मतलब काफ़ी क्लाइंट्स हमको ये भी आके बोलते हैं कि मैम हमारी रिसेंट मैरिज है, क्या वो एक इशू है? उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी शादी पुरानी है, आपकी शादी नहीं है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका रिफ्यूज़ल है तो आप आगे केस कैसे अप्लाई कर सकते हैं? आपको सबसे पहले ये देखने की ज़रूरत है कि आपका कोर्स क्या था। मतलब अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं और अगर आपका कोर्स गलत है तो भी हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम आए, आपका वीज़ा ना लगे। पता चलता है कि बच्चों को पता ही नहीं होता कि उन्होंने लास्ट, जब हमारे पास रिफ्यूज़ल केसेस आते हैं कि लास्ट आप कौन से कॉलेज में गए थे, हमें पता ही नहीं है। आपने कहाँ कैसे अप्लाई किया था, हमें कुछ नहीं पता। बच्चे के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। केसेस में आप 100% गारंटी तो नहीं दे सकते किसी भी केस में कि आपका वीज़ा लगेगा ही लगेगा। दैट विल बी फेक, वो तो रॉन्ग हो जाएगा। 100% एश्योरेंस नहीं दी जा सकती, बट ऑफ कोर्स हम 200% ट्राई कर सकते हैं कि आपका वीज़ा निकले। तो अगर आपका कोई स्टडी वीज़ा वगैरह है, कोई केस है, अगर आप हमारे पास आते हैं तो वी डू नॉट चार्ज एनीथिंग इनिशियली। तो आप वो भी एक एश्योरेंस है कि हम अगर कुछ ले नहीं रहे तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वी आर डूइंग द केस जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी। आप एक बार बाकी आप रिव्यूज़ चेक करके आओगे तो आई गेस आपके लिए वो ज़्यादा बेटर है। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो डेली पोस्ट पंजाबी ते मैं हां जसवीर कौर। सो अज गल करांगे कंसलटेंट, वीज़ा कंसलटेंट के बारे। तो अज मैं आई हाँ वीज़ा विनर कंसलटेंट दे, जिथे इत्थे डायरैक्टर मौजूद ने शिवानी कपूर जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम डेली पोस्ट पंजाबी ते। थैंक यू जी। सो मैम बहुत से सवाल ने जो व्यूअर्स दे वीज़ा नूं लैके हुंदे ने। सब तो पहला मैं पूछूंगी जिहड़ा स्पाउस वर्क परमिट हुंदा वो की चीज़ हुंदी है? देखिए, स्पाउस वर्क परमिट अगर हम स्पेसिफिकली कनाडा के बारे में बात करते हैं तो इट इज़ अ वर्क परमिट जो स्पाउस को मिलता है, चाहे वो हस्बैंड है या चाहे वो वाइफ है। बट इट इज़ फॉर दो, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनके हस्बैंड या वाइफ ऑलरेडी कनाडा में है। ऐसा नहीं है कि कोई भी ये वर्क परमिट लगा के जा सकता है। अगर आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ ऑलरेडी कनाडा में है तो आप थोड़ी देर के बाद वो वीज़ा अप्लाई करके आप अपना वीज़ा लगा के जा सकते हो। जो कि आप अगर आपके हस्बैंड या वाइफ वहाँ पे स्टडी वीज़ा पे आप तो भी कर सकते हो अप्लाई। अगर आपके हस्बैंड या वाइफ वहाँ वर्क परमिट पे आप तो भी अप्लाई कर सकते हो। इसका ड्यूरेशन कुछ 10 से 20 दिन का होता है और उसके बाद आपका 25 से 30 दिन के अंदर अंदर जैसे आपका वीज़ा अप्रॉक्सीमेटली जल्दी आ जाता है। आजकल रिजल्ट थोड़ा फास्ट है तो वीज़ा आपका टाइमली आ जाता है। अगर मैं वीज़ा विनर्स की गल करा तो किहड़े वीज़ाज हैं जो तुसीं ऑफर करते हो? कैटेगरीज की है इसकी? देखिए, हम बेसिकली स्पाउस ओपन वर्क परमिट में डील करते हैं, स्टडी वीज़ा में डील करते हैं और विजिटर वीज़ा में डील करते हैं। ये तीनों ही कैटेगरीज हैं एंड फॉर ऑल द कंट्रीज़, चाहे वो कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस कोई भी है, तो स्टडी वीज़ा हम सभी में डील करते हैं। सेम फॉर विजिटर वीज़ा एंड स्पाउस ओपन वर्क परमिट दैट इज स्पेसिफिक फॉर कनाडा। सो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੱਸਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ चीज़ों का ध्यान रखना पैंदा है? अगर मैं गल करा स्पाउस वर्क परमिट की, देखिए स्पाउस वर्क परमिट में हमें मेन प्रॉब्लम जो आती है वो ये आती है कि जर्नली क्या होता है कि जो भी कैंडिडेट कनाडा गया हुआ है, जैसे लड़का गया या लड़की गई हुई है, मेनली अगर वो कनाडा गई हुई है तो काफ़ी लोगों ने पैकेजेस किए होते हैं। पैकेजेस में क्या होता है कि उनके जो होते हैं प्राइवेट कॉलेज में वो चले जाते हैं। तो मेन दिक्कत ये है कि अगर स्पाउस प्राइवेट कॉलेज में गया है तो यहाँ पे जो उसका दूसरा स्पाउस है उसको वीज़ा मिलना मुश्किल है, उसको ये वर्क परमिट नहीं मिलता। इसकी यही कंडीशन है कि वहाँ पे जो आपका स्पाउस है, चाहे वो लड़का है या चाहे वो लड़की है, वो वहाँ पे या तो स्टडी वीज़ा पे अगर है तो वो गवर्नमेंट कॉलेज में होना चाहिए या फिर वो वर्क परमिट पे होना चाहिए और तभी वो यहाँ वाला जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकता है। तो मेन तो चीज़ ये है। दूसरी चीज़ कभी कभार हमने देखा है कि हमें मेनली फ़ंड्स पे भी आती है कि रीसेंट फंड्स दिखाए होते हैं। आप रीसेंट फंड्स भी दिखा दे सकते हो लेकिन आपको उसको जस्टिफाई करना पड़ता है। अगर आपने फंड्स एक दिन पहले डलवाए हैं, उसका कोई प्रूफ नहीं है वो कहाँ से आए, कैसे हुआ, तो देन हमने देखा जर्नली प्रॉब्लम आती है। लोग बोलते हैं, मतलब काफ़ी क्लाइंट्स हमको ये भी आके बोलते हैं कि मैम हमारी रिसेंट मैरिज है, क्या वो एक इशू है? उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी शादी पुरानी है, आपकी शादी नहीं है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो वो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। सो मैम स्टडी वीज़ा इज़ वेरी कॉमन। सारे बच्चों की मैं गल करा तो सब लोग बाहर जाना चाहते हैं। सो अगर स्टडी वीज़ा की जो भी गल आती है तो एक रिफ्यूज़ल जो वर्ड है ना, इट इज़ वेरी कॉमन। बच्चों के रिफ्यूज़ल्स बहुत आते हैं। तो रिफ्यूज़ल ना आन ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ?
देखिए, रिफ्यूज़ल के लिए तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल वैसे नहीं है. इट इज़ जस्ट दैट कि आपकी फ़ाइल बहुत वेल प्रिपेयर्ड होनी चाहिए. अगर आपने अपनी फ़ाइल को वेल एक्सप्लेन किया तो आपका वीज़ा आ जाता है. चाहे आपके कितने भी रिफ्यूज़ल्स हैं, अगर आपके 2 रिफ्यूज़ल हैं, 4 रिफ्यूज़ल हैं, 6 रिफ्यूज़ल हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपका वीज़ा नहीं आ सकता. तो पहले तो रिफ्यूज़ल से डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, उसको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए कि अब तो हम जा ही नहीं सकते. बिल्कुल. अगर आप कनाडा की बात करें स्पेसिफिकली इसमें कि कनाडा में अगर आपका रिफ्यूज़ल है तो आप आगे केस कैसे अप्लाई कर सकते हैं. आपको सबसे पहले ये देखने की ज़रूरत है कि आपका कोर्स क्या था. मतलब अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं और अगर आपका कोर्स गलत है तो भी हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम आए, आपका वीज़ा ना लगे. तो कोर्स की हमें बहुत बच्चों में दिक्कत आती है, या फिर किसी का एकेडमिक स्कोर बहुत लो होता है. तो अगर आपके मार्क्स 50 से कम है तो वो केस उतना सिंपल नहीं होता जितना बाकी केसेस सिंपल होते हैं. अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में 36 मार्क्स हैं, बच्चों के जर्नली मैथ में बहुत कम नंबर होते हैं, 36 या 40 या 42 मार्क्स होते हैं, तो उन बच्चों के लिए एक अलग तरीके से हमें फाइल प्रिपेयर करनी पड़ती है. ऐसा नहीं है कि उनका भी केस वैसा ही रहेगा जैसे 90% वालों का रहेगा. ज़्यादातर जिनके मार्क्स कम होते हैं उन्हीं को रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ता है, या उनका तभी रिफ्यूज़ल ज़्यादा आती हैं. तो वो चीज़ है. फ़ंड्स को आप कह सकते हो. काफ़ी बच्चे ये भी बोलते हैं कि वो प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं. प्राइवेट कॉलेज में ऐसा नहीं है कि वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में मेनली दिक्कत ये आती है कि जब बच्चा कनाडा पहुँचता है तो उसके पास वर्क परमिट नहीं होता, वो काम नहीं कर पाता. तो वहाँ पे बच्चे को प्रॉब्लम आती है. देन फिर बच्चे कांटेक्ट करते हैं कि मैम यहाँ पे हमारे को काम नहीं मिल रहा, तो क्या हम किसी और कॉलेज में शिफ्ट करें. लेकिन तब तक वो जो अपनी फ़ीस भर चुका होता है उसको नुकसान हो जाता है. सो मैम स्टडी वीज़ा की ਜਿਹੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਬਟ ਨਾ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਨਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਟੂਡੈਂट्स ਨੂੰ दैट दे शुड ऑप्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़. इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस. इट डजेंट मैटर कि आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हो या आप कॉलेज में जा रहे हो, दोनों ही ठीक है अपने लेवल पे. क्योंकि कनाडा के कॉलेजेस भी काफ़ी अच्छे हैं, हाई एंड कॉलेजेस हैं. आप अगर अच्छे कॉलेज में पढ़ने जा रहे हो तो ऐसा नहीं है आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा. वी पर्सनली यहाँ पे हम रिकमेंड करते हैं, हम प्राइवेट कॉलेज को रिकमेंड नहीं करते, हम बच्चों को सजेस्ट नहीं करते. काफ़ी बच्चे जाते भी हैं प्राइवेट कॉलेज क्योंकि उनको लगता है शायद उनका केस वीक है और शायद उनका गवर्नमेंट कॉलेज में वीज़ा नहीं लग सकता, बट ऐसा नहीं है. तो हम ही सजेशन देते हैं कि हम प्राइवेट कॉलेज नहीं करेंगे. हम बच्चे बाहर से वीज़ा लगा लेते हैं प्राइवेट कॉलेज का, बट दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो. डरने की, घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है. बच्चों को थोड़ा केयरफुल होना चाहिए. आजकल तो वैसे ही फेसबुक, यूट्यूब पे सब कुछ आ जाता है. बच्चे के कुछ भी चेक कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे है. तो अगर आप थोड़ा सा बच्चे अपने केस को स्टडी करके अपने केस के बारे में देख के जाएंगे तो उनको वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी जो जर्नली आती हैं. सो रिफ्यूज़ल ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਕਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਟਫ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਮਲਟੀਪਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ल्स आए सी बट उस तो बाद भी वीज़ा विनर ने उन्होंने वीज़ा लगवाया. हमारा भी लास्ट वीक का ही केस है. तो देयर वाज अ क्लाइंट, यश नाम है उसका. अभी उसका पासपोर्ट स्टैम्प होने ही गया है. सो उसके 8 रिफ्यूज़ल थे. 7 रिफ्यूज़ल्स उसके कनाडा से थे और 1 रिफ्यूज़ल उसका यूएस का था. बहुत अच्छे मार्क्स थे उसके, 80% मार्क्स थे उसके 12th में. आइल्स का स्कोर भी उसका अच्छा था, बट अब उसका वीज़ा नहीं लगा. 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो ऐसे करते करते उसने फिर हार मान ली. फिर उसने यूएस का वीज़ा अप्लाई किया, वो भी उसका नहीं लगा. देन हिज फ्रेंड रिकमेंडेड हिम कि वो हमारे पास आए. उसका भी हमसे ही वीज़ा लगा था. वो आया एंड विद इन 6 days उसका वीज़ा आ गया. तो मतलब ऐसा नहीं कि उसको बहुत टाइम लगा, बट ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि आपकी फ़ाइल कैसी है, कैसे प्रिपेयर हो रही है, आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो सब चीज़ें भी मैटर करती हैं. बट जर्नली हमारे पास काफ़ी बच्चे आते हैं जिनके रिफ्यूज़ल्स पहले से होते हैं, और मुझे लगता है कि रिफ्यूज़ल इज़ नॉट दैट टफ टास्क कि उसके बाद आपका वीज़ा नहीं लग सकता, क्योंकि हमारे तो बहुत बच्चों के वीज़ाज लगते हैं रिफ्यूज़ल के बाद. तो एक केस वो था. देन हमारे पास ओपन वर्क परमिट में अभी एक केस है जिनका भी रिसेंटली वीज़ा लगा है. मैं आपको रिसेंट केसेस भी बताऊंगी. उसके 5 रिफ्यूज़ल थे. उसकी वाइफ कनाडा में थी, उसके 5 रिफ्यूज़ल थे, और उसका वीज़ा फिर उसने हमसे अप्लाई किया एंड ही गॉट हिज वीज़ा थ्रू. सो जर्नली प्रॉब्लम वही मैंने जो आपको बोला, फंड्स को लेके आ जाती है, गवर्नमेंट कॉलेज को लेके आ जाती है, स्टडी वीज़ा में कोर्सेज़ को लेके आ जाती है, आइल्स को लेके भी कभी कभी आ जाती है, क्योंकि बच्चे का स्कोर अगर कम है तो आपको थोड़ी सी केस में देखो प्रॉब्लम तो आएगी. सो हम सजेस्ट करते हैं कि आपके 6 इन ऑल मॉड्यूल्स हों तभी आप केस लगाएं, और पीटी में भी आपका स्कोर थोड़ा बेटर हो. ऐसा नहीं है कि आपके 51, 52 हैं और आप स्टडी वीज़ा अप्लाई करो. थोड़ा सा बेटर स्कोर हो, आपका 55 प्लस या 60 के अराउंड हो, तो आपका केस निकलना थोड़ा ईजी है.
ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ ਬਾਹਰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਨੋਬਡੀ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਟੂ ਲਿਵ ਹੇਅਰ ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਝ ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿक्स ਤੁਸੀਂ स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਜਾਂ व्यूअर्स ਨੂੰ देना चाहोगे जो बाहर जाना चाहते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी सजेशन यही है कि बच्चों को जिस भी वो कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं उनमें बच्चों की ईमेल आईडी अपनी होनी चाहिए, ताकि कॉलेज अगर कोई भी नोटिफिकेशन निकाल रहा है, कॉलेज अगर कुछ भी चीज़ अपडेट कर रहा है तो बच्चे को डायरेक्टली पता होनी चाहिए। क्योंकि हमारे काफ़ी बच्चे जो हैं मुझे काफ़ी पता चलता है कि बच्चों को पता ही नहीं होता कि उन्होंने लास्ट, जब हमारे पास रिफ्यूज़ल केसेस आते हैं कि लास्ट आप कौन से कॉलेज में गए थे, हमें पता ही नहीं है, आपने कहाँ से कैसे अप्लाई किया था, हमें कुछ नहीं पता, बच्चे के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। फर्स्टली आपकी ईमेल आईडी अपनी हो और सारी इन्फॉर्मेशन आपकी ईमेल आईडी पे ही आ रही हो तो ज़्यादा बेटर है। कौन से कॉलेज में जा रहे हो, कौन सा कोर्स है, उस कोर्स के थोड़े से कंटेंट्स पढ़ लो, बिकॉज आजकल दिल्ली इमिग्रेशन में भी वेरिफिकेशन तो है, वो चेक करते हैं, दे आस्क यू क्वेश्चन, और अगर आपको कुछ पता ही नहीं है तो आपको प्रॉब्लम वहाँ पे भी आ सकती है। उसके बाद आपके फ़ंड्स के रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए कि आपने जो फ़ंड्स दिखाए हैं अगर आपने स्टडी वीज़ा में तो किसके फ़ंड्स थे, ITR किसकी लगाई थी, आपको अपनी फ़ाइल के बारे में बेसिकली पता होना चाहिए। GIC आप भर रहे हो, आपको पता होना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। बच्चों के पास GIC सर्टिफिकेट्स ही नहीं होते और उन्होंने GIC भरे होते हैं, सो हमारे को वो पुरानी डिटेल भी सारी की सारी चाहिए होती है केसेस में। और जो बच्चे रिसेंटली जा रहे हैं उनके पास तो ये सारा एक पैकेट होना चाहिए दिल्ली एयरपोर्ट पे जाने से पहले, ताकि वो वहाँ पे इमिग्रेशन को दिखा सके और वहाँ से आराम से आगे निकल सके। सो आखिरी सवाल पूछूंगी, आई एम श्योर जिन्ने भी हले तक तुसी कैटेगरीज दसियां जो टिप्स एंड ट्रिक्स दसियां, आई एम श्योर जिन्ने भी व्यूअर्स सारे की हैल्प हुई होगी। आखिरी सवाल इस कि जो भी वीज़ा लगता है ना, एक जेन्युइन चीज़ होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी है हर एक बंदे दे लिए। सो वीज़ा विनर्स किद्दां अश्योर करता है कि तुसी जेन्युइन हो एंड किद्दां एक अश्योरेंस दिंदा है व्यूअर नूं या जिहड़ा तुहाडा क्लाइंट हैगा कि तुहाडा वीज़ा जेन्युइन एंड लगेगा ही लगेगा? देखिए, केसेस में आप 100% गारंटी तो नहीं दे सकते किसी भी केस में कि आपका वीज़ा लगेगा ही लगेगा, दैट विल बी फेक, वो तो रॉन्ग हो जाएगा। 100% एश्योरेंस नहीं दी जा सकती, बट ऑफ कोर्स हम 200% ट्राई कर सकते हैं कि आपका वीज़ा निकले, बिकॉज अल्टीमेटली हमें भी तभी बेनिफिट है अगर आपका वीज़ा लगेगा, और आप भी हमें तभी रिकमेंडेशन देंगे, आपके रेफरेंसेस तभी आएंगे जब आपका किसी का वीज़ा हमसे लगा होगा। तो ये एश्योरेंस हम दे सकते हैं। अगर आपने हमारे पास आना है तो आप हमारे फेसबुक पे रिव्यूज़, फेसबुक पेज देख सकते हो, इंस्टाग्राम पेज देख सकते हो, यूट्यूब देख सकते हो, हमारे गूगल रिव्यूज़ चेक कर सकते हो, तो आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्या पता आपके फेसबुक पेज पे, जो हमारा फेसबुक पेज है, उस पर आपकी कोई जान पहचान का ही हो जिसका वीज़ा लगाओ। तो दिस इज़ द एश्योरेंस वी कैन गिव एंड वी डू नॉट हैव एनी फीस फ्रॉम द क्लाइंट। तो अगर आपका कोई स्टडी वीज़ा वगैरह है, कोई केस है, अगर आप हमारे पास आते हैं तो वी डू नॉट चार्ज एनीथिंग इनिशियली। तो आप वो भी एक एश्योरेंस है कि हम अगर कुछ ले नहीं रहे तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वी आर डूइंग द केस जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी। आप एक बार बाकी आप रिव्यूज़ चेक करके आओगे तो आई गेस आपके लिए वो ज़्यादा बेटर रहेगा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। सो ये सी मेरे नाल वीज़ा विनर्स कंसलटेंट्स के डायरैक्टर शिवानी कपूर। बहुत बहुत चंगा लग्या ना गल करके। आई एम श्योर इंटरव्यू राही तुहानूं बहुत ज़्यादा क्वेश्चनस जिहड़े हैगे तुहाडे दिमाग दे विच हल भी होए होणे। कैमरा पर्सन जशन दे नाल मैं जसवीर कौर, डेली पोस्ट पंजाबी। कोई भी ये वर्क परमिट लगा के जा सकता है। अगर आपके हस्बैंड